द चैलेंजेस ऑफ पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इन इंडिया। तो इसके अंदर ये बात कर रहे हैं, बात कहाँ से शुरू हुई है। जैसे ही ट्रंप गवर्नमेंट बनी है तो उसने बहुत सारे चेंजेस के लिए वहाँ शुरुआत कर दी, और उसमें से एक है जितने ऑर्गेनाइजेशन थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे थे, जो वर्ल्ड लेवल पे कर रहे थे, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, चाहे ये हो, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब को बहुत मोटी फंडिंग अमेरिका करता था। और WHO का काम क्या था कि जो देश गरीब हैं, जो मिडिल लाइन है, उन सब को अलाइन करना, एक स्कीम बनाना, स्कीम चलाना, हेल्थ केयर के बारे में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, उनकी मदद करना, ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ये इसका मकसद था। लेकिन अब क्या है कि वो एड इन्होंने विड्रॉ करने की बात हुई है अभी, और वो एड विड्रॉ हो जाएगी तो बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स इंडिया के अंदर भी किसको लेके चल रहे हैं, WHO के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो 1% जो है ना, ये कह रखे ना, हाउ एवर इंडिया हैज़ बीन लार्जली अनइफेक्टेड, द इंटरनेशनल एड अकाउंट्स फॉर जस्ट 1%। तो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव क्यों नहीं आएगा कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 1% ही WHO से आता है, बाकी हम सब अपने आप से वहन करते हैं। एक ही कह रहे हैं कि आर्टिकल 47 के अंदर क्या है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ केयर। पहले जो गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल्स बनाए गए थे उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था कोई महामारी और कोई और बीमारी ना फैले, वो प्रिवेंटिव काम करते थे, उनका काम था प्रिवेंटिव। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, मलेरिया होने से पहले मलेरिया की दवाई छिड़की जाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लोगों को जानकारी दी जाती है। कोविड के अंदर वहाँ से बार बार दिशा निर्देश जारी हो रहे थे, और कोई बीमारी फैलती है तो वो डायरेक्शंस इशू करते हैं, उसको लेकर काम करते हैं, चाहे सफाई करानी हो, चाहे और कुछ है। जैसे डेंगू फैलता है तो सारा पानी निकलवाते हैं वो पूरे शहर के अंदर, सर्विजिलेंस करते हैं, कहीं पे पानी ना भरा हुआ हो, कहीं पे मच्छर ना हो, डेंगू का मच्छर कैसा होता है, किस तरह से होता है, वो अवेयरनेस फैलानी, ये सब काम कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, क्योर का काम इनका कम है। अब क्या है कि हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो किन पे डिपेंड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे डिपेंड है अपने इलाज के लिए भी। लेकिन उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, और सुविधा भी है तो लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स होने की वजह से वो नहीं कर पाते। तो इंडिया ने क्या कर दिया, एक प्रोग्राम शुरू कर दिया, जन आरोग्य योजना। तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत तो वो क्या कर रही है, उसने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अलाउ कर दिया। बहुत सारे लगभग 3000 हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया जिनको अलाउ कर दिया। वो हॉस्पिटल्स क्या कर सकते हैं, उन हॉस्पिटल्स में आप जाके अपना इलाज करा सकते हो, और उनको फंडिंग कौन करेगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वहाँ से हो जाएगा। और उसमें लिमिट बनी हुई है 5 लाख रुपए तक की, जो भी वो है वो वहीं हो जाएगा। लेकिन इसकी आड़ में भी गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। लोग आदमी उसमें कुछ सर्टेन नॉर्म्स है ना, कि भाई आप उसमें एडमिट होना ज़रूरी है, उसी के लिए पैसा मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती एडमिट कर लेते हैं, बिल बना देते हैं, जरूरत नहीं होती उसका भी ऑपरेशन कर देते हैं। तो इस वजह से भी सर्विजिलेंस ज़रूरी हो गई। तो ये सारी चीज़ तो चल रही थी। एक और इन्होंने बताया कि चैलेंजेस ऑफ पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इन इंडिया, इससे काम चलेगा नहीं। पब्लिक हेल्थ को लेकर एजुकेशन के अंदर भी हमें उसको डालना पड़ेगा, और उसको क्यों नहीं डाल पा रहे, इस चीज़ को लेकर भी इशू है। ये कह रहे हैं कि एक तो हमारा जो है ना, ये यहाँ पर एक लाइन देखो, 4th इसके अंदर आ रही है, एक्सपेंस ऑफ कंप्रोमाइजिंग एडमिशन स्टैंडर्ड्स। ये कि कोई भी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज भी करा रही है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन यहाँ है नहीं। कुछ वो करा रही है तो उनके पास टीचर्स नहीं है, अच्छे टीचर्स हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस कराने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल कराने के लिए। अब पब्लिक हेल्थ की जब बात होती है तो एक जो पहाड़ के अंदर बंदा रह रहा है और एक जो प्लेन के अंदर रह रहा है, एक जो कोस्टल रीजन के अंदर रह रहा है और एक जो पठार रीजन के अंदर रह रहा है, उन सब की बीमारियों से लेकर, एनवायरमेंटल कंडीशन से लेकर, टेम्परेचर से लेकर, खाने पीने से लेकर, फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर, और
आपकी फूड हैबिट से लेकर सारी चीज़ें अलग अलग है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से लेकर ये सारी चीज़ें, वहाँ की सरकार कितने रिसोर्स उपलब्ध करा पा रही है, न्यूट्रिशन कैसे मिल रहे हैं, इन सब के बेसिस पे वो जो हेल्थ केयर है वो डिपेंड करेगी। और एक बंदा दिल्ली में पढ़ रहा है और वो बात कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की प्रैक्टिकल कंडीशंस क्या हैं, वहाँ खाना किस तरह का है, उसमें डाइजेस्ट कितनी आसानी से हो जाता है, नहीं हो जाता, लिक्विड फूड ज़्यादा लेते हैं, फल ज़्यादा लेते हैं, ग्रेन्स ज़्यादा लेते हैं, क्या लेते हैं, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो ये जो हेल्थ केयर की बात हम कर रहे हैं, इस हेल्थ केयर में प्रैक्टिकल आस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बिना ये संभव नहीं है। फिर वैकेंसीज जो होती हैं बहुत लिमिटेड सी होती हैं, बेरोजगारी है, बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो बाकी जो है वो कहाँ जाएं। तो कुल मिला के एक जो स्थिति बनी हुई है, ये क्या है ना, मैनी स्टूडेंट एनरोल इन दिस कोर्सेज विदाउट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड एंड पैशन नीडेड टू थ्राइव दिस फील्ड। उनको यही नहीं पता करना क्या है, उनको पता लग गया कि पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के अंदर एडमिशन ले लिया, तो पैशन होना चाहिए। रिसर्च हमारे यहाँ बहुत कम है, रिसर्च बेस एजुकेशन होनी चाहिए। आप फील्ड में जाएं, देखें, तभी कोई आउटपुट निकलेगा। अदरवाइज़ तो कहने को बहुत ग्रेजुएट्स हैं और बहुत सारे विषय में ग्रेजुएट हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, निल है ही नहीं। तो उन सारी चीज़ों को कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं पब्लिक हेल्थ फैकल्टी ऑफन लैक एडुकेट ट्रेनिंग एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। जो फैकल्टी है, जो पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को नहीं पता। अब एक आदमी दिल्ली के एनवायरनमेंट में पढ़ा बड़ा है, ठीक है, और दिल्ली में ही उसकी एजुकेशन हुई है, तो दिल्ली की बातें बता पाएगा वो। हमारा यहाँ हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, और नीचे यहाँ गुजरात से लेकर और यहाँ बंगाल तक, और ऊपर चले जाओ नॉर्थ ईस्ट जो है, हर एक की एनवायरनमेंट कंडीशन अलग है, हर एक की फूड हैबिट्स अलग है, हर एक के वहाँ रहने का स्तर अलग अलग है, रहने की स्टाइल अलग है, उसके बेसिस पे हेल्थ बनती है। अब इतना अंतर क्यों है? हरियाणा का बंदा लंबा तगड़ा ठाडा होता है, राजस्थान का अलग बिल्टअप का होगा, गुजरात का अलग बिल्टअप का होगा, कश्मीर के बंदे अलग बिल्टअप के होंगे, साउथ के अलग बिल्टअप के होंगे। तो ये सारा बिल्टअप कैसे बन रहा है? ये वहाँ की ईटिंग हैबिट से, वहाँ खाना किस तरह का है, उन सब के ऊपर ये डिपेंड है। कि हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर, ये यूजीसी को आगे आना होगा, हर एक कॉलेज को डिज़ाइन करने होंगे, स्टेट के जो कॉलेज हैं, स्टेट के जो यूनिवर्सिटी हैं, उनको अपने वहाँ के जो लोकल एनवायरनमेंट है उसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। उसको प्रेफरेंस देंगे तभी वहाँ का बच्चा वहीं एब्जॉर्व हो पाएगा। दिल्ली का एक बच्चा है, वो जाकर हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर हिमाचल में काम नहीं कर सकता, हिमाचल का जो बच्चा है वो साउथ में नहीं कर सकता, कोस्टल रीजन सब अलग अलग है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो ये जो कह रहे हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, तो इन पर यूजीसी ने इस तरह कोई वो कर नहीं रखा। तो ये कह रहे हैं कि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम इन चीज़ों को लेंगे नहीं डिटेल के अंदर, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये, और ये बेसिकली क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू होते हैं इससे। तो इस करके इसको पूरे को पढ़ लेना। हर्डल, ग्रेजुएट फेसेस, इशू इन एजुकेशन, इवॉल्विंग द ट्रेनिंग एंड जॉब्स इन इंडिया, क्या इशू क्यों आ रहा है, ये है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती। जैसे हेल्थ के लिए जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको ये नहीं पता ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं, कितने लोग ड्रग लेने से मर जाते हैं। यदि मान लो 1000 आदमी हैं और उन 1000 आदमी को बिना ट्रीट किए छोड़ दिया जाता है, तो उनमें लगभग 700 लोग सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन यदि उन 1000 लोगों को ड्रग्स दे दी जाती है, दवाई दे दी जाती है, तो उनमें 650 ही सर्वाइव करेंगे। इसका मतलब बहुत सारे लोग क्यों हैं? क्योंकि डायग्नोज प्रॉपर नहीं हो रहा, ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके बारे में उनको पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे जो पहली बार दवा का सेवन कर रहे हैं, तो दवाई जो ले रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में उनको पता नहीं है। और फिर दूसरा जो हेल्थ की डेफिनेशन है यहाँ पर इंडिया के अंदर, यहाँ जो हेल्थ की डेफिनेशन है दैट रिस्ट्रिक्ट ओनली अप टू बॉडी। आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, लेकिन WHO के हिसाब से ऐसा नहीं है। WHO कह रहा है कि हेल्दी का मतलब ये है आप मेंटली एज वेल एज फिजिकली दोनों।
और मेंटली फिजिकली हेल्दी होने के प्रमाण क्या है? आप सोसाइटी के अंदर आप किस तरह से रह रहे हैं, आप सोसाइटी के अंदर किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, उससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पता लगती है। देखने में बंदा हेल्थी है और मेंटली वीक है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, मेंटली डिप्रेस्ड है, तो वो डिप्रेशन क्या, एक डिप्रेस्ड आदमी को हम कहेंगे कि वो हेल्दी है? तो उस एस्पेक्ट को भी लेके चलना। फिर सोसाइटी के अंदर कितना पार्टिसिपेशन है, इस चीज़ को भी लेके चलना। सोशल कॉशेंट उसका वो कहाँ है, ठीक है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ है, कितना व्यवहारिक जीता है, सोसाइटी में कितनी हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें भी। क्योंकि अल्टीमेट क्या है, हेल्थ का गोल है हैप्पीनेस। और आप हैप्पीनेस के लिए दे आर सर्टेन फैक्टर्स, मेंटल पीस भी तो जरूरी है उसके लिए। तो वी हैव टू इंक्लूड ऑल अदर फैक्टर्स ऑल्सो, सच एज मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ठीक है, लाइफस्टाइल हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें इंक्लूड करनी है उसके अंदर। आप कैसे लाइफस्टाइल में रह रहे हो, मान लो आप बहुत अच्छी आपकी लाइफस्टाइल है और रह रहे हो दिल्ली के अंदर जहाँ पॉल्यूशन मैक्सिमम है, तो उसके आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? आप रह रहे हो पीसफुल जगह लेकिन ले रहे हो स्ट्रेस, बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है, उसके बाद तो भी फर्क आएगा। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करने की है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के अंदर अब एक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। उसके अंदर दोबारा से सारी चीज़ें डिज़ाइन करके और दोबारा सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। उस पर आर्टिकल ये पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल और इन्होंने दे रखा है, टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन। आज यदि हम मेडिकल करा दें सारे बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे खून की कमी से ग्रस्त मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे किसी और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से ग्रस्त मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे किसी और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से मिलेंगे। ये सारी डेफिशिएंसीज हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन यदि उनकी कमी है तो आपका मेंटल और फिजिकल दोनों पे इफेक्ट आता है। विटामिन्स है, इनकी कमी से बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे विटामिन डी तो आजकल हर किसी के अंदर कमी मिलेगी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, हम धूप में निकलना ही पसंद नहीं करते, और थोड़ी बहुत देर कहीं धूप का एक्सपोजर होता है तो शरीर को वैसे कवर कर लेते हैं सनस्क्रीन से। तो नेचुरल लाइट जो है, सनलाइट, वो मस्ट है, इस चीज़ को हम समझ नहीं रहे हैं, और उससे बहुत सारी बीमारी होगी। स्किन्स की बीमारी ज़्यादा एक्सपोजर से भी होती है, तो एक्सपोजर ना हो सनलाइट का उससे भी होती है, दोनों ही बातें। तो ये सारी चीज़ें, और तीसरा इन्होंने एक इंश्योरेंस सेक्टर भी इन्होंने दिखा दिया इसी के अंदर, यहाँ ये फ्रॉम इंश्योरेंस ड्रिवन प्राइवेट हेल्थ केयर टू इक्विटी। तो इंश्योरेंस के अंदर पहले क्या होता था, बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती थी, उसके बाद आदमी को सब कुछ अपना बेचना पड़ता था। आज हेल्थ इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इंश्योरेंस कवर दिए जाते हैं, 5 लाख का वैसे मिल रहा है, तो उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसके अंदर भी। लेकिन ये सारा कंसोलिडेटेड पढ़ोगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, हमें हमारी हेल्थ का स्टेटस पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हम कहाँ खड़े होते हैं। तो अवेयरनेस जो है वो बहुत लिमिटेड है, रूरल जो इलाके हैं वहाँ तक अवेयरनेस है ही नहीं। किस वजह से कोई चीज़ आज भी आधे से ज़्यादा भारत परंपरागत तरीके अपना रहा है, और उसके वो तो चलो ठीक है, कुछ दवाइयाँ लेकर कुछ घरेलू वो हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जादू टोना झाड़ फूक इनके चक्कर में है वो और भी खराब है। तो ये प्रॉपर डायग्नोज ना होना, डायग्नोस्टिक मशीन्स वगैरह हैं ये अवेलेबल ना होना, डॉक्टर्स की कमी होना, डॉक्टर्स भी ज़रूरी नहीं है कि डायग्नोस प्रॉपर कर पाएँ, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। तो अभी एक क्वेश्चन लिख लो इससे रिलेटेड।